एसेंट ऑफ सेप, राइट। आज का टॉपिक क्या है? एसेंट ऑफ सेप, राइट। इसको बोलते हैं रसारोहण, राइट। रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। अवशोषित जल को, अवशोषित जल को, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाना ही रसारोहण है ना। अब अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, है ना, मतलब यहां से जल अवशोषित हुआ, ठीक है। अब इस अवशोषित जल को, है ना, मूल से, और ये पादप का क्या है, मान लीजिए शीर्ष है, पादप का शीर्ष है, तो इस मूल से अवशोषित जल को पादप के शीर्ष तक पहुंचाना, और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है ना। इधर कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, राइट। इधर कौन सा लग रहा है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ लग रहा है, उसके विपरीत पादप के अंदर, मूल से पादप के शीर्ष भाग तक क्या पहुंचाना? जल को पहुंचाना, अवशोषित जल को पहुंचाना, ये रसारोहण है। अब रस किसे कह रहे हैं? रस क्यों शब्द यूज किया? सेप वर्ड क्यों यूज किया? जल ही यूज कर लेते। बच्चों का प्रश्न होता है कि सर एसेंट ऑफ सेप कहने की जरूरत कहां थी, जल का आरोहण कह देते, ठीक है ना। रस क्यों है? क्योंकि जो पानी ऊपर जा रहा है, रस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, रस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो जल ऊपर जा रहा है वह शुद्ध नहीं है, उसके साथ में क्या है भाई? उसके साथ कई सारे खनिज लवण भी है। तो यदि ऊपर केवल वाटर जा रहा होता तो अपने वर्ड यूज करते वाटर, लेकिन रस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जो जल ऊपर जा रहा है वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, उसके साथ कई सारे खनिज लवण भी हैं, इसलिए हम रस शब्द का प्रयोग करते हैं। नो, यदि अपने को रसारोहण पढ़ना है, रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सेप को पढ़ना है, तो हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। पहली, रसारोहण का पथ, ठीक है ना, रसारोहण का पथ। और दूसरा जो है वो क्या है? रसारोहण की क्रियाविधि, रसारोहण की क्रियाविधि, ठीक है। दो चीजें मुझे पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सेप, पाथवे
ऑफ एसेंट ऑफ सेप, और दूसरा that is mechanism of ascent of SEP. Mechanism of ascent of SEP. Mechanism of ascent of SEP. तो एक तो रसारोहण की क्रियाविधि और एक रसारोहण का क्या है, पथ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रसारोहण का पथ। अपने को ये तो मालूम होना चाहिए रसारोहण का पथ मतलब रसारोहण किसके थ्रू होता है, अपने को यह पता करना है। ठीक है ना, रसारोहण का पथ मतलब रसारोहण का मार्ग। ठीक है, इसको पता करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसको पता करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है बाल्सम का प्रयोग, है ना। बाल्सम यानी कि गुल मेहंदी। बाल्सम के स्तंभ को लेकर बाल्सम एक पादप है। बाल्सम के स्तंभ को लेकर जल से भरे बीकर में रखा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, बाल्सम के स्तंभ को लेकर जल से भरे बीकर में रखा जाता है। इस बीकर में इयोसिन को मिला दिया जाता है। इयोसिन को मिला दिया जाता है जिससे जल का रंग लाल हो जाता है। बाल्सम के स्तंभ को लेकर जल से भरे बीकर में रखा जाता है। इस बीकर में इयोसिन को मिला दिया जाता है जिससे जल का रंग लाल हो जाता है। कुछ देर बाद यह देखा गया कि बाल्सम के स्तंभ पर लाल धारियां पाई गई। बाल्सम के स्तंभ पर क्या पाई गई, लाल धारियां पाई गई। जब इस स्तंभ का अनुप्रस्थ काटा गया तो यह पाया कि जाइलम तत्व यानी कि वाहिकाएं ओब्लिक वाहिनिकाएं वेसल्स ओब्लिक ट्रैकेट्स जाइलम के भाग होते हैं ना, वेसल्स ऑब्लिक ट्रैकेट्स काटा गया तो ये पाया गया कि जाइलम तत्व, जब इस स्तंभ का अनुप्रस्थ काटा गया तो ये पाया कि जाइलम तत्व लाल पाए गए। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि जल के रसारोहण में जाइलम की गुहिका
भाग लेती है। जाइलम की गुहिका भाग लेती है। समझ में आ रहा है क्या किया था भाई? एक ऐसा बीकर लिया, उस बीकर के अंदर पानी लिया था। बीकर के अंदर क्या लिया? पानी लिया। उसके अंदर क्या मिला दिया? इयोसिन। इयोसिन मिला दिया। तो इयोसिन मिला देने के ऊपर पानी का जो रंग है, पानी का रंग है वो कैसा हो गया होगा? पानी का रंग कैसा हो गया भाई? ये लाल हो गया। पानी का रंग कैसा हो गया? ऐसा लाल हो गया। ठीक है, पानी का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। ठीक है, अब जब पानी का रंग लाल हो गया तो इसमें किसको रखा गया? ये बाल्सम के स्तंभ को, बाल्सम स्तंभ को रखा गया। तो इस बाल्सम स्तंभ के ऊपर लाल रंग की क्या बन गई? धारियां। लाल रंग की क्या बन गई? धारियां बन गई भाई। लाल रंग की क्या बन गई? धारियां बन गई ऐसे। ठीक है, जब इसका काटा, बाल्सम के स्तंभ पर लाल धारियां पाई गई। जब इस स्तंभ का अनुप्रस्थ काटा गया तो ये पाया कि जाइलम तत्व लाल पाए गए। इससे सिद्ध होता है कि जल के रसारोहण में जाइलम की गुहिका भाग लेती है। अर्थात जाइलम की गुहा से होकर रसारोहण हुआ है। ठीक है, जाइलम की गुहा से होकर और क्या हुआ है? रसारोहण हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। ये कौन सा था? पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और वो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दैट इज अब की बार है, दैट इज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है ना, वलयन प्रयोग। ठीक है, वलयन प्रयोग। इस वलयन प्रयोग में क्या करते हैं? एक ऐसा एक ट्विग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वलयन प्रयोग में क्या किया जाता है? एक बीकर लेते हैं, ये बीकर है। अब वलयन प्रयोग के अंदर एक द्विबीजपत्री पादप का स्तंभ लिया जाता है। एक द्विबीजपत्री पादप के स्तंभ को लेकर मध्य भाग में एक वलय बनाई जाती है। यह वलय कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। यह वलय कुछ इस प्रकार बनाई जाती है कि जाइलम के बाहर स्थित समस्त उत्तक जैसे फ्लोएम,
कॉर्टेक्स एडा आदि को हटा दिया जाता है। क्या कहा मैंने? एक द्विबीजपत्री पादप के स्तंभ को लेकर मध्य भाग से एक वलय बनाई जाती है। ये देखो, वलय का मतलब समझते हो कि जैसे अपने वो एक ट्रांसपेरेंट पेन लो और उसके पेन के चारों तरफ एक कवरिंग है और बीच में एक रिफिल है, तो रिफिल को मान लो कि वो जाइलम है, ठीक है ना, ये जाइलम है, इसको हाथ नहीं लगाना है और आप समझ लो यहां से एक वलय निकाल दी पूरी, यूं कि यूं वलय बाहर निकाल दी। तो ये वलय कुछ इस प्रकार बनाई जाती है कि जाइलम के बाहर स्थित समस्त ऊतक जैसे फ्लोएम कॉर्टेक्स एडा को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इस स्तंभ को जल से भरे बीकर में कुछ समय के लिए रख देते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिया गया है? यहां पर पानी लिया हुआ है, यहां पर पानी है, कुछ समय के लिए रख देते हैं। प्रयोग में ये देखा गया, प्रयोग में यह देखा गया कि वलय के ऊपर स्थित पत्तियां मुरझाई नहीं। इससे सिद्ध होता है कि झैलम गुहा द्वारा जल का रसारोहण हो रहा था। जल का रसारोहण हो रहा था मतलब आपने यहां पर तो ये तो क्या बनाई, वलय बनाई, लेकिन जाइलम को तो नहीं हटाया ना, तो जाइलम को आपने हटाया नहीं, राइट? तो जाइलम को तो आपने हटाया नहीं, तो जाइलम से होते हुए जल जो है वो जाइलम से होते हुए ऊपर जा रहा था ना, तो ऊपर की पत्तियां जो है वो मुरझाई नहीं, पत्तियां मुरझाई नहीं, मुरझाई पत्तियां मुरझाई नहीं, पत्तियां मुरझाई नहीं। तो पत्तियां मुरझाई नहीं, इससे क्या सिद्ध होता है कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा था। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, इन प्रयोगों से एक नोट डाल देते हैं, इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि रसारोहण की क्रिया जाइलम द्वारा होती है, जाइलम द्वारा होती है। इन दोनों प्रयोगों से क्या सिद्ध हो गया कि रसारोहण की क्रिया किसके द्वारा होती है भाई? दैट इज जाइलम के द्वारा होती है। इज इट क्लियर? नो, अब हमको पढ़ना है नया कॉन्सेप्ट और वो है रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। यदि आप रसारोहण की क्रियाविधि को समझना चाहते हैं कि रसारोहण आखिर कैसे होता है, तो उसके लिए आपको 3 तरीके के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, है ना? जैविकवाद सिद्धांत, जैविकवाद सिद्धांत, दूसरा मूल दाब सिद्धांत और भौतिकवाद सिद्धांत। ठीक है,
इनको हम कहेंगे वाइटल फोर्स थ्योरीज, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी ये है, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, और ये है फिजिकल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो 3 तरीके के सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं जो बताएंगे कि आखिर रसारोहण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टार्ट हो रहा है आज वो है डेट इज जैव शक्तिवाद सिद्धांत, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको अपने ऐसे लिख देते हैं जैव शक्तिवाद सिद्धांत। ठीक है, जैव शक्तिवाद सिद्धांत, जैव शक्तिवाद सिद्धांत, है ना। तो जैव शक्तिवाद सिद्धांत, ठीक है, जैव शक्तिवाद सिद्धांत। जैव शक्तिवाद सिद्धांत ये कहते हैं, इन सिद्धांतों के अनुसार, इन सिद्धांतों के अनुसार, इन सिद्धांतों के अनुसार, इन सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण, रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं द्वारा होती है। क्या कहा मैंने? इन सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण की क्रिया, इन सिद्धांतों के अनुसार रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है? के द्वारा संपन्न होती है। जैसे जैव शक्तिवाद सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत था वो कौन सा था? वेस्टरमायर का सिद्धांत, वेस्टरमायर का सिद्धांत, वेस्टरमायर का सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम मृदुतक कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, कोशिकाओं द्वारा होती है, द्वारा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम मृदुतक कोशिकाओं द्वारा होती है एवं वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं तो केवल जल को संग्रह करती है। मतलब समझ में आया? वेस्टरमायर का सिद्धांत ये कहता है कि रसारोहण की क्रिया जाइलम मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा होती है। क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा होती है एवं वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं तो सब समझते हो ना, मतलब जाइलम की जो वेसल्स है और जो ट्रैकेट्स है, राइट, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा होती है। अब आप जानते हो कि मृदुतक कोशिकाएं जो होती है, जाइलम मृदुतक कोशिकाएं, वो कैसी होती है? जीवित होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। और ये जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो कि मृत रचनाएं हैं, वो तो केवल जल का क्या करती है? संग्रह करती है। ऐसा वेस्टरमायर कहता है। सही है गलत है वो बात की बात है। दूसरा, गोल्ड लेविस्की, गोल्ड लेविस्की का रिले पंप सिद्धांत, रिले पंप सिद्धांत, गोल्ड लेविस्की का रिले पंप सिद्धांत ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार मज्जा रश्मियों की कोशिकाएं, मज्जा रश्मियों, मज्जा रश्मि जानते हो, मेडुलरी रेज, मज्जा रश्मियों की कोशिकाएं एवं जाइलम मृदुतक की कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसन दाब के आवर्ती परिवर्तन के फलस्वरूप इस सिद्धांत के अनुसार मज्जा रश्मियों की कोशिकाएं एवं जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं, दोनों ही जीवित कोशिकाओं में ओपी के आवर्ती परिवर्तन के फलस्वरूप एक क्या बनता है? इस सिद्धांत के अनुसार मज्जा रश्मियों की कोशिकाएं एवं जाइलम मृदुतक की कोशिकाओं में ओपी के आवर्ती परिवर्तन के फलस्वरूप एक सीडी नुमा पथ बनता है, एक सीडी नुमा पथ बनता है जो रसारोहण की क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, जो रसायन की क्रिया को संपन्न करता है। गोल्डलेविस्की का रिले पंप सिद्धांत ये कहता है कि मज्जा रश्मियां यानी कि मेडुलरी रेज और जाइलम मृदुतक की कोशिकाओं के ओपी में पीरियोडिक चेंजेस होते हैं। आवर्ती परिवर्तन मतलब पीरियोडिक चेंजेस होते हैं और उसके फलस्वरूप एक पूरा सीडी नुमा पथ बनता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना। कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जल बढ़ता हुआ ऊपर जाएगा, जो रसायन की क्रिया को क्या करता है? संपन्न करता है। तो ये गोल्डलेविस्की का रिले पंप सिद्धांत है। तीसरा, जैव शक्तिवाद सिद्धांतों में तीसरा सर जे.सी. बोस का स्पंदनवाद सिद्धांत, पल्सेशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार वलकुट की सबसे भीतरी परत, वलकुट की सबसे भीतरी परत मतलब किसके पास होगी? अंतःशर्म के पास, अंतःशर्म के पास स्थित, अंतःशर्म के पास स्थित, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार वलकुट की सबसे भीतरी परत में वलकुट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाओं में हृदय के समान स्पंदन होता है, हृदय के समान क्या होता है? स्पंदन होता है। जैसे हृदय के अंदर स्पंदन होता है ना, ऐसे संकुचन शीतलन। एक स्पंदन चक्र में 14 सेकंड का समय लगता है। ये किसने बताया था? इन्होंने, सर जे.सी. बोस ने। तो इस थ्योरी के अनुसार वलकुट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाओं में हृदय के समान स्पंदन होता है, जिसकी वजह से जल को जाइलम की तरफ धकेला जाता है, राइट। सर जे.सी. बोस ने इसे
डेस्मोडियम गायरेंस नामक पादप पर सिद्ध करने की कोशिश की। डेस्मोडियम गायरेंस नामक पादप पर सिद्ध करने की कोशिश की। इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया। इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया एवं इसे कॉर्टेक्स की भीतरी परत से कनेक्ट कर दिया। यह पाया गया कि कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन के कारण गैल्वेनोमीटर की सुई में गतियां देखी गई। गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या देखी गई? गतियां देखी गई। समझ में आ रहा है? इस थ्योरी के अनुसार वल्कुट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाओं में हृदय के समान स्पंदन होता है। एक स्पंदन चक्र में 14 सेकंड का समय लगता है। संकुचन और शीतलन ऐसी गतियां होती है जिसकी वजह से जल को जाइलम की तरफ धकेला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सर जेसी बोस ने डेस्मोडियम गायरेंस के अंदर कैसे महसूस किया? हाथ लगा के थोड़ी महसूस किया कि स्पंदन हो रहा है। जैसे हमारे अंदर हाथ रखते हैं तो हृदय स्पंदन थोड़ा मालूम पड़ रहा है, पादप के ऊपर हाथ रखेंगे तो थोड़ी कोई स्पंदन मालूम पड़ता है। तो सर जेसी बोस ने इसे डेस्मोडियम गायरेंस नामक पादप पर सिद्ध किया। डेस्मोडियम गायरेंस इंडियन टेलीग्राफ प्लांट को कहते हैं। डेस्मोडियम गायरेंस इंडियन टेलीग्राफ प्लांट को कहते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया एवं इसे कॉर्टेक्स की भीतरी परत से कनेक्ट कर दिया। ये पाया गया कि कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन के कारण गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या देखी गई? गतियां देखी गई। सर जेसी बोस के इस प्रयोग को मॉलिश दूसरा वैज्ञानिक है, मॉलिश ने सपोर्ट किया एवं बताया कि इस स्पंदन को कुछ औषधियों का उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। औषधियों का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ये देखो, ये जैसे था ना, ये जैसे पादप था, तो ये कॉर्टेक्स था, है ना, और ये कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत, ये कॉर्टेक्स है और ये अंतःशर में, तो इन्होंने क्या किया? ये जो कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी जो परत थी ना, इसे क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, ऐसे इलेक्ट्रिक प्रोब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। इलेक्ट्रिक प्रोब गैल्वेनोमीटर, ऐसा पॉइंटर लगा हुआ था, उस पॉइंटर को यहां तक डाला गया, अंतःशर के ठीक पहले तक डाला गया। तो इस पॉइंटर के अंदर फ्लक्चुएशंस देखे गए, सुई के अंदर फ्लक्चुएशन देखे गए। इससे सिद्ध होता है कि स्पंदन होता है और उसकी वजह से जीवित कोशिका, क्योंकि कॉर्टेक्स की जो कोशिका होती है, कोशिका कैसी होती है? जीवित कोशिका। कॉर्टेक्स की कोशिका कैसी होती है? जीवित कोशिका होती है। तो फिर से सर जेसी बोस ने भी यही बताया
कि कॉर्टेक्स की जीवित कोशिकाओं के अंदर स्पंदन के फलस्वरूप क्या होता है, रसारोहण होता है। अब स्ट्रासबर्गर ने जैविक शक्तिवाद सिद्धांतों को एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने बताया कि यदि जीवित कोशिकाओं को नष्ट भी कर दिया जाए, किसके द्वारा, पिक्रिक एसिड के द्वारा उन्होंने नष्ट किया था। उन्होंने बताया कि यदि जीवित कोशिकाओं को नष्ट भी कर दिया जाए तो भी रसारोहण आसानी से होता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया, ये जितने भी जो ये थ्योरीज जो थी ना, जैव शक्तिवाद सिद्धांत जो कि दावा कर रहे थे, जैव शक्तिवाद सिद्धांत जो है वो दावा कर रहे थे कि जीवित कोशिकाओं रसारोहण में मदद करती है। तो उसने क्या किया, स्ट्रासबर्गर ने लेकर पिक्रिक एसिड के द्वारा जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। फिर भी देखा कि बड़े आसानी से रसारोहण हो रहा था। इससे सिद्ध होता है कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब एक सिरे से जैव शक्तिवाद सिद्धांत के ऊपर लॉक लगा दिया गया। राइट, अब उनकी एकेडमिक वैल्यू तो है लेकिन रसारोहण के अंदर उनका कोई रोल माना नहीं गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाली, और वो है रूट प्रेशर थ्योरी। मूल दाब सिद्धांत। ये जो मूल दाब सिद्धांत है, याद रखना, प्रिस्टले ने दिया। ठीक है, और मूल दाब सिद्धांत किसने दिया, प्रिस्टले ने। और मूल दाब शब्द किसने दिया, मूल दाब शब्द किसने दिया, तो मूल दाब शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे स्टीफन हेल्स। वो तो दिया स्टीफन हेल्स ने दिया। अब मूल दाब को द्रव्य स्टैटिक दाब भी कहते हैं। द्रव्य स्टैटिक दाब है ना, स्टैटिक दाब भी कहते हैं। ठीक है, इसे एक्सुडेशन प्रेशर भी कहते हैं, है ना। तो ये चीज भी याद रखना। अच्छा, ये वाली लाइन अपने हटा देते, नहीं तो तुम उससे कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं टीपी से कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है ना, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ। राइट, इसे एक्सुडेशन प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, अब सिद्ध करो कि पादपों में मूल दाब पाया जाता है। कैसे प्रूव करेंगे, सिद्ध करो। तो दो एक्सपेरिमेंट है मेरे पास में। नंबर एक तो बिंदु स्त्रावन। बिंदु स्त्रावन मतलब समझते हो, घटेशन। सिद्ध करो कि पादपों में मूलदाब पाया जाता है, घटेशन।
पत्ती के किनारों से, पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्रावन है। ठीक है, पत्ती के किनारों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्रावन है। राइट, बिंदु स्रावन का मूल कारण, बिंदु स्रावन मूल दाब के कारण ही होता है, के कारण ही होता है। बिंदु स्रावन मूल दाब के कारण ही होता है। ठीक है, नाउ याद रखना, पहले भी मैंने बताया मूल दाब को मैनोमीटर से माप सकते हैं। मैनोमीटर से माप सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरा एक्सुडेशन, इसको ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये क्या है? यदि यदि तने पर किसी धारदार वस्तु द्वारा काट लगाया जाए तो उस स्थान से द्रव्य बाहर निकलता है। इसे एक्सुडेशन या ब्लीडिंग कहते हैं। इसे एक्सुडेशन या ब्लीडिंग कहते हैं। यह भी मूल दाब के कारण ही होता है। मूल दाब के कारण ही होता है। यह भी मूल दाब के कारण ही होता है। तो पहले तो मूल दाब के बारे में बताऊंगा, तभी तो मूल दाब सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो यह भी मूल दाब के कारण, तो ये तो मालूम पड़ गया कि पादपों में मूल दाब होता है। ठीक है, अब मूल दाब जड़ों में उत्पन्न धनात्मक दाब है। ठीक है, मूल दाब जड़ों में उत्पन्न धनात्मक दाब है, पॉजिटिव प्रेशर है जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है। राइट, ये धनात्मक दाब है जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है। इसका मान 1 से 2 ATM तक ही होता है। इसलिए यह दाब जल को लगभग 20 फीट की ऊंचाई तक ही ले जा सकता है। ठीक है, मूल दाब रसारोहण के लिए छोटे पादपों
के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मूलदाब रसारोहण के लिए, छोटे पादपों के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, अच्छा, मूलदाब की कमियां क्या है? नंबर 1, मूलदाब अनावृत बीजी पादपों में नहीं पाया जाता, फिर भी उनमें रसारोहण चलता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि मूलदाब के अभाव में भी रसारोहण हो सकता है। ठीक है, दूसरा, मूलदाब ग्रीष्म ऋतु में कम व शीत ऋतु में ज्यादा होता है, जबकि पादप को अधिक जल की आवश्यकता ग्रीष्म ऋतु में होती है। बात समझ में आ रही है? देखो, पहली बात तो इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसका मान बहुत कम है, 1 से 2 ATM। ये दाब जल को लगभग 20 फीट तक की ऊंचाई तक ही ले जा सकता है, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पादप तो 366 फीट पादप का है, 366 फीट से, तो उस तक तो ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। मूलदाब अनावृत बीजी पादपों में नहीं पाया जाता है। मूलदाब ग्रीष्म ऋतु में कम और शीत ऋतु में ज्यादा। अब इतना तो सभी समझते हैं कि पादप को अधिक जल की आवश्यकता ग्रीष्म ऋतु में पड़ती है। अब जब आवश्यकता नहीं है तब तो ये शीत ऋतु में कहता है मैं उपलब्ध हूं, है ना, रसारोहण कर लो, तो तब तो मतलब नहीं है। तो तीसरा मूलदाब दिन में कम व रात को ज्यादा होता है, जबकि पादप को अधिक जल की आवश्यकता दिन में होती है। भाई, मूलदाब दिन में कम होता है और रात को ज्यादा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो दिन में ज्यादा हो रही है ना, तो पादप को जल की आवश्यकता तो दिन में होगी। तो जब दिन में जल की आवश्यकता है पादप को, तब तो रसारोहण की क्रिया में भाग ही नहीं ले रहा है ना, क्योंकि दिन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है मूलदाब, और रात को ज्यादा। जब रात को जरूरत नहीं है तब कह रहा है कि मैं उपलब्ध हूँ। ये तो ठीक उस तरीके से बात हो गई कि जब जरूरत नहीं है तब तो कह मैं उपलब्ध हूँ, है ना, और जब जरूरत है तब कह रहा है कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। तो ये कुछ मूलदाब की कमियां हैं। मूलदाब केवल छोटे पादपों के अंदर रसारोहण की क्रिया के लिए अच्छा है, बाकी उच्च पादपों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी थी, रूट प्रेशर थ्योरी। ये कौन सी थी भैया, दैट वाज रूट प्रेशर थ्योरी। अब लास्ट में आ रहे हैं तीसरी थ्योरी, भौतिकवाद सिद्धांत का मतलब होता है फिजिकल फोर्स थ्योरीज।
फिजिकल फोर्स थ्योरीज, भौतिकवाद सिद्धांत। भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर क्या है, सबसे पहली एक थ्योरी है जिसको बोहेम ने दिया था, और वो है कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी क्या कहती है, बोहेम ने दी, बोहेम, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम तत्वों के द्वारा रसारोहण केशिका के समान होता है, केशिका के समान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम तत्वों द्वारा रसारोहण केशिका के समान होता है। अब देखो, अब सुनो, इस सिद्धांत की क्या कमी है। केशिका कुछ सेंटीमीटर तक ही जल का रसारोहण कर सकती है, जबकि पादप बहुत ऊंचाई वाले होते हैं, इसलिए रसारोहण की तुलना केशिका से करना गलत है। केशिका से करना गलत है। अरे केशिका देखी कि नहीं देखी? केशिका देखी है केमिस्ट्री लैब के अंदर? आप में से किसी ने केशिका को देखा हो केमिस्ट्री लैब में? पतली सी कांच की नलिकाएं होती, बहुत पतली सी, जिसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? केमिस्ट्री लैब में बच्चे मस्ती करने के लिए उन केशिकाओं को तोड़ते हैं जा जाके, ठीक है। तो केशिका कुछ सेंटीमीटर तक ही जल का रसारोहण करती है। आप यदि केशिका को लेकर बाल्टी में रख दो, तो थोड़े से सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी ऊपर जाएगा, है ना। जबकि पादप तो बहुत ऊंचाई वाले होते हैं, इसलिए रसारोहण की तुलना कोशिका से करना गलत है ना। कि जाइलम बिल्कुल वैसे ही काम करता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, केशिका जल में डूबी रहती है। केशिका को बाल्टी के अंदर आप डाल के रखोगे तब कहीं पानी ऊपर जाएगा। केशिका जल में डूबी रहती है, जबकि जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जल में डूबी नहीं रहती, तो ये भी एक कमी है इस थ्योरी की। तीसरा, जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं का व्यास अधिक होता है, जबकि केशिका का व्यास बहुत कम होता है। केशिका का व्यास बहुत क्या होता है? कम होता है। केशिका तो कितनी महीन होती है, जबकि जाइलम वाहिकाओं का व्यास अधिक होता है। तो इसलिए जाइलम के जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, उसकी तुलना केशिका से नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। चौथा, जो वाहिनिकाएं होती है, वाहिनिकाओं मतलब समझते, ट्रैकेट्स में अनुप्रस्थ
पट पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं, जबकि केशिका सपाट होती है। समझ पा रहे हो? भाई केशिका तो ऐसी है, लेकिन वाहिनिकाओं में क्या है? पट है, ऐसे पट है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जाइलम वाहिनिकाओं का व्यास अधिक होता है, जबकि केशिका का व्यास कम होता है, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसके कारण हम इस थ्योरी को आज की तारीख में मानते नहीं है ना। इन कारणों से इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। आर यू गेटिंग? तो इसको अब नहीं मानते हम लोग, ठीक है। अब दूसरी भौतिकवाद सिद्धांत में दूसरा कौन सा है? तो दैट इज नोन एज अंतःचूषण सिद्धांत। अंतःचूषण सिद्धांत, ये सिद्धांत तो बिल्कुल भी माना नहीं गया। इम्बाइबिशन थ्योरी, इस थ्योरी को किसने दिया? अंगर ने दिया, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम की भित्तियों से जल का अंतःचूषण होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि जाइलम की भित्तियां जल के लिए अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। जल का रसारोहण तो जाइलम की गुहाओं द्वारा होता है। ये तो हमने वो बालसम प्रयोग में भी सिद्ध कर दिया था। मतलब ये सिद्धांत कितना बेवकूफी भरा है वो देखो। ये कहता है कि जल ऐसे जाता है, ये कह रहा है कि जल ऐसे, ये भित्ति से अंतःचूषित हो रहा है। अरे भैया, भित्ति के ऊपर तो लिग्निन भी होता है, कभी कभी सुबेरिन भी होता है, पानी अंदर जाएगा कैसे? वो तो जल के लिए अपारगम्य है। तो ये सिद्धांत ही कहता है, ये सिद्धांत ही कह रहा है कि जल ऐसे नहीं जा रहा है, जल ऐसे नहीं जा रहा है, वो कह रहा है ऐसे जा रहा है, अंतःचूषित हो रहा है। शायद इन महानुभव अंगर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भित्तियां जल के लिए अपारगम्य होती है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, ये सिद्धांत कह रहा है जाइलम की भित्तियों से जल का अंतःचूषण होता है, जबकि हम जानते हैं कि जाइलम की भित्तियां जल के लिए अपारगम्य होती है। जल का रसारोहण तो जाइलम की गुहाओं द्वारा होता है, जल का रसारोहण तो जाइलम की गुहा द्वारा होता है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कहां भाग ले रही है ना, भित्तियां तो भाग लेती नहीं है। तो ये अंतःचूषण सिद्धांत को पूरी तरीके से नकार दिया गया, ठीक है। अब अंतिम जो सिद्धांत आ रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अंतिम सिद्धांत आ रहा है, और उसका नाम है दैट इज वात्स्पुत्सर्जन कर्षण ससंजन आसंजन सिद्धांत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन पुल। आपने मेरी प्रीवियस क्लास में भी सुना था, ट्रांसपीरेशन पुल, कोहेजन, एडहेशन
थ्योरी। ठीक है, पहली बात तो इस थ्योरी को किसने दिया? इस सिद्धांत को डिक्सन व जॉली ने दिया। डिक्सन व जॉली ने दिया। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को या ये जिसको कि रसारोहण कह रहे हैं, रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए, रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए सर्वमान्य थ्योरी है, बेस्ट थ्योरी है, सबसे बेस्ट थ्योरी है ना। इससे बेहतर थ्योरी हमारे पास में नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जल को 400 फीट ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। आज यदि आपको अपने घरों के अंदर 1 मंजिल या 2 मंजिल पर पानी को चढ़ाना होता है तो आप किसका प्रयोग में लेते हो? हॉर्स पावर की मशीनों का प्रयोग में लेते हो। लेकिन प्रकृति का नियम देखिए, 400 फीट अपने छत की तरफ ऊंचाई करके और ऐसे देखिए तो छत की ऊंचाई 8 या 9 फीट आपको देखने को मिलेगी। आप इमेजिन करो कि विश्व का सबसे ऊंचा पादप 366 फीट पादप, ऐसे करके देखो, इतनी ऊंचाई तक पादप बिना किसी मोटर पंप के पानी को ऊपर लेके जाते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का प्रयोग करते हुए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जल को 400 फीट ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पादप कौन है? सिकुआ सेमीपरवाइरिंस है। इसकी हाइट कितनी है? 366 फीट। इस पादप में भी इसी विधि द्वारा रसारोहण होता है। इसी विधि द्वारा क्या होता है? इसी विधि द्वारा रसारोहण होता है। इस पादप में भी इसी विधि द्वारा रसारोहण होता है। अब यदि हम 3 शब्दों को समझ लें, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन और आसंजन क्या है, और फिर तीनों को मिलाकर यदि जोड़ लें तो हमारी थ्योरी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन, कर्षण। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या है? तीव्र वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में ऊपरी भाग से मूल तक एक ऋणात्मक बल लगता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन, कर्षण कहते हैं। तीव्र वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में ऊपरी भागों से मूल तक एक ऋणात्मक दाब लगता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन, कर्षण कहते हैं। यह पुल का मान लगभग 20 एटीएम होता है। 20 एटीएम होता है, जो जल को लगभग 400 फीट ऊंचाई तक ले जा सकता है। 400 फीट
ऊंचाई तक ले जा सकता है। 400 फीट ऊंचाई तक ले जा सकता है, ठीक है ना। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पादप 366 फीट का है, ठीक है। 9 पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं से वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का ह्रास होता है राइट। इनका टीपी घटता है व डीपीडी बढ़ता है। विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी का मतलब क्या होता है? विसरण दाब न्यूनता। अब आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा और विसरण दाब न्यूनता नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, और यदि पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हास होता है, इनका टीपी घटता है, वो डीपीडी बढ़ता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं अपनी जल की कमी को पूरा करने के लिए पत्ती के जाइलम से जल हासिल करती है। इसलिए पत्ती के जाइलम में डीपीडी बढ़ जाता है, क्योंकि पत्ती के जाइलम ने जल किसको दे दिया? पर्णमध्युतक कोशिका को दे दिया। पत्ती के जाइलम से जल हासिल करती है, इसलिए पत्ती के जाइलम में डीपीडी बढ़ जाता है। पत्ती का जाइलम अब जल को तने के जाइलम से प्राप्त करता है, तो तने के जाइलम का डीपीडी बढ़ जाता है। तने का जाइलम मूल के जाइलम से जल प्राप्त करता है एवं इस प्रकार पत्ती से चला तनाव पादप की मूल तक पहुंच जाता है एवं इस प्रकार मूल जल को अवशोषित करती है। इस प्रकार मूल जल को क्या करती है? अवशोषित करती है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जल अवशोषण, याद करो मैंने कहा था जल अवशोषण समानुपाती होता है किसके? वाष्पोत्सर्जन के। तो वाष्पोत्सर्जन ऊपर ज्यादा हो रहा है तो
ऊपर से नीचे की तरफ क्या आया, एक तनाव आया, ऊपर से नीचे एक तनाव आया, उसको हमने क्या कहा, वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहा है। आर यू गेटिंग? तो पादप की मूल तक पहुंचता है, इस प्रकार मूल जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब सुनो, ये तो अभी बात चल रही है किसकी, वाष्पोत्सर्जन कर्षण की, लेकिन मुझे ससंजन और आसंजन भी तो पढ़ाना है। अब ससंजन क्या है, ससंजन कोहेजन फोर्स या कोहेजन बल। ससंजन बल क्या है ना, जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है, जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे ये जल है, ये जल के अणु है, तो इनके बीच में जो लग रहा है वो कौन सा है, ससंजन बल है। और तीसरा आसंजन बल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। ससंजन और आसंजन बल, आसंजन बल क्या होता है, एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, जल व जाइलम भित्ति के बीच लगने वाला बल। जैसे ये जाइलम गुहा है, ये जाइलम गुहा है, ठीक है, ये जाइलम की भित्ति है, इससे होकर जल ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ, ये तो जल के अणु है ना, तो जल के अणुओं के बीच में तो कौन सा बल लगा, ससंजन बल। लेकिन ये जो बल है, जल के अणु और जाइलम की भित्तियों के बीच में जो बल लगा, ये वाला, ये कौन सा, आसंजन बल है। ठीक है, ये जल के अणु है, तो ये कौन सा हो गया भाई, आसंजन बल। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, वाष्पोत्सर्जन बल कहां से लग रहा है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल ससंजन बल, जो जल के अणुओं के बीच में लग रहा है, ससंजन बल व आसंजन बल के कारण मूल से लेकर पादप के शीर्ष भाग तक वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल, ससंजन बल व आसंजन बल के कारण मूल से लेकर पादप के शीर्ष भाग तक एक कंटिन्यूअस मतलब सतत जल श्रृंखला, सतत जल श्रृंखला का मतलब समझते हो, दैट इज वाटर कॉलम का निर्माण होता है जिससे जल पादप की आखिरी पत्ती तक पहुंच जाता है। राइट, तो समझने की कोशिश करें, इमेजिन करो कि ये पादप है, ठीक है, ये पादप है और इसके अंदर जाइलम गुहिका है, ये जाइलम गुहिका है और
इस जाइलम गुहा के अंदर पानी ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये तो कौन सा है, ससंजन बल, और ये क्या है, ये आसंजन बल है ना। और ऊपर से नीचे वाष्पोत्सर्जन के कारण, है ना, यूं समझ लो ये मूल का भाग है और ये शीर्ष है। तो ऊपर से नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, कौन सा, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, है ना। एक ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, पत्तियों से ऊपर नुकसान हो रहा है ना, ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस हो रहा है, तो ऊपर से एक तनाव आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर से क्या आ रहा है, एक तनाव आ रहा है, ये तनाव आ रहा है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, और ये पुल नीचे की तरफ आ रहा है, ये पुल का मान कितना है, 20 ATM है, और ये एक ऋणात्मक पुल है, ये, है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और साथ के साथ आसंजन और ससंजन बल भी लग रहे हैं। तो पुल तो लग रहा है नीचे, ऋणात्मक पुल, या ये तनाव है, एक प्रकार का टेंशन है जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। और जल की एक कंटिन्यूअस कॉलम, है ना, जल की सतत श्रृंखला, नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, बन रही है, और पादप के शीर्ष भाग तक जल क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, पादप के शीर्ष भाग तक जल पहुंच रहा है। क्लियर। इस प्रकार से जल ऊपर जाता है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पादप है 366 फीट, केवल 366 फीट की बात नहीं है, जितने भी जो उच्च पादप है, लंबे पादप है, उन सभी के अंदर इसी वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन, आसंजन बल के कारण ही जल ऊपर जाता है, बिना किसी मोटर पंप के, और वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। सोचो, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप जल को मूल से इतनी ऊंचाई तक भेज रहे हैं, है ना। तो कितना फिजियोलॉजिकल रोल इनका होता होगा वो आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये था अपना रसारोहण। तो आज की क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था जल अवशोषित कैसे होता है, यानी कि मूल के पास में जल कैसे पहुंचा, ये अभी तक पढ़ाया था। आज की क्लास में आपने सीखा जो अवशोषित जल है वो पादप की शीर्ष पत्ती तक कैसे गया। ठीक है, तो ये रसारोहण हो गया। अब अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन। अपने पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन कि आखिर वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी जो रसारोहित जल जो पादप के पास में ऊपर पहुंचा है, उसमें से 1% या 2% जल पादप के काम में आएगा, जबकि 97 से 98% जल जो है वो वाष्प के रूप में उसकी क्या हो जाएगी, हानि। और इसीलिए तो अगली बार हमको पढ़ना पड़ेगा वाष्पोत्सर्जन। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वाष्पोत्सर्जन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।